हमारे ऊना के पूर्व विधायक हमारे छोटे भाई सतपाल राजादा जी, हमारे इस क्षेत्र के एडवोकेट जनरल सम्मान्य श्री अनूप रतन जी, माफी चाहूंगा हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जब मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं कुलदीप कुमार जी, जो कि इस क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सम्मानित राकेश शर्मा जी, हमारे रवि पराशर जी, संजीव कालिया जी, हमारे अश्विनी जी जो पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राणा जी, मंच पर विराजमान सरोज जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण और दूर दराज के क्षेत्रों से आए इस विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 1 साल पहले इतिहास ने करवट बदली और कांग्रेस की राजनीति में भी बदलाव आया और इस पार्लियामेंट की राजनीति में भी बदलाव आया। पहली बार ऊना से उप मुख्यमंत्री का पद मिला और हमारे जो साथी विधायक थे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि ऊना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा किया और हमीरपुर पार्लियामेंट से, हमीरपुर जिले से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये पहली बार हुआ और जब हमने सत्ता संभाली तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी आर्थिक बदहाली की हालत इस प्रदेश को मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम हर चुनौती का डटकर मुकाबला करते रहे और हर चुनौती का सामना हमने युद्ध की तरह किया। आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद मुझे ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक बदहाली पटड़ी से नीचे उतर गई थी, उस अर्थव्यवस्था को हम पटड़ी पर लाने में समर्थ हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि दिन का खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेवारी बड़ी थी, लेकिन दायित्व का निर्वाह करना हमारी जिम्मेवारी थी। हमने दिन रात मेहनत की, कोशिश की इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस सोच से हमारी सरकार ने कार्य किया और आज आत्मनिर्भर हिमाचल की जो नींव हमने रखी थी, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले ही कैबिनेट में जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे थे, जितने भी अधिकारी थे, जिन्होंने इस प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, इस प्रदेश में विकास की जो भी ईंट लगी है, वहां इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आर्थिक बदहाली के बाद भी हमने ये निश्चय किया कि हमने ये वादा तो 5 साल के लिए किया है, लेकिन पहली कैबिनेट में हमें जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया और उनकी सामाजिक सुरक्षा को उनके अंतिम सांस तक मजबूत किया गया। इसके बाद हमने अपना बजट प्रस्तुत किया। उस बजट में हमने सब कुछ सच्चाई सामने रखी और एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत हमने काम करना शुरू किया। कई दकियानूसी कानून थे, कई नियम थे, फाइल आगे जाती थी, वो नियम का हवाला देकर वापिस आ जाती थी। हमने वो सारे नियम जो जनता से संबंधित थे, जो जनता की पीड़ा को दूर करने वाले थे, मैंने उन सब कानूनों को बदल दिया इस उद्देश्य के साथ कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। और आज मैं कैप्टन शक्ति चंद जी की बात सुन रहा था। सबसे बड़ी कमी क्या थी
हमारे यहाँ पार्टीशन के लिए, तकसीम के लिए 15 साल से केस चल रहा है, 20 साल से केस चल रहा है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। मैंने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई, राजस्व मंत्री को बुलाया, राजस्व सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा हम आम परिवार से उठकर राजनीति करते हैं, हमारी भी जमीन जायदाद है, हमको भी महसूस होता है कि कई बार जो तकसीम करने वाला वो सवेरे 10 बजे से तहसीलदार के बाहर खड़ा रहता है, कानून के बाहर खड़ा रहता है और शाम को 5 बजे कह दिया जाता है कि आप अगली तारीख में आना। इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन करना था, हमने कानून बदला। और मुझे यह जानकर बताते हुए खुशी हो रही है, नियम बदल दिए कि इन 3 महीनों में 65,000 के करीब हमने इंतकाल किए और 4,000 के करीब इकट्ठा हमने तकसीम की। हमारे पास कोई व्यक्ति इस मांग को लेकर नहीं आया था, हमने कोई वादा नहीं किया था कि हम इंतकाल करेंगे, तकसीम करेंगे। ये हमारी सरकार की भावना थी कि जहां जनता परेशान होती है उस परेशानी को दूर किया जाए। चक्कर लगाकर जनता के पटवारी के पटवार खाने में चक्कर लगा लगाकर जूते घिस जाया करते थे, अब उल्टा हो रहा है। पटवारी जी आपको फोन करते हैं, आप अपना इंतकाल करवाइए, आप अपनी तकसीम करवाइए, हमें ये सब कार्य करने हैं। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। यही नहीं, हमारी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है चुनौतियों का सामना किया है। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आएगी तो भाई का ऐसा भयंकर मंजर होगा कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो मनाली से लेकर गगरेट विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर क्यों ना हो, हर जगह तबाही का आलम था। 7 जुलाई की बरसात ने पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का वो आलम बसाया कि इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि कई घर टूट गए। 14 अगस्त की सुबह मैं अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कुल्लू जाने वाला था। मुझे सुबह 7:30 बजे खबर मिलती है कि शिमला के शिव पौड़ी में सावन के महीने में शिव भगत वहां जल चढ़ाने गए थे। अचानक इतनी तेज बारिश से इतना बड़ा हादसा आ गया कि एक साथ 21 लोग दबकर हमको छोड़कर चले गए। अभी मैं ये बात सुन ही रहा था, पूरे प्रदेश में 14 अगस्त को एक ही दिन में इस बारिश में आज तक कभी इतनी मौतें नहीं हुई, 51 मौतें हुई। पूरे प्रदेश का जब मैंने आंकड़ा इकट्ठा किया, हजारों सड़कें टूट गई, पुल उजड़ गए, खेती को पानी बहा ले गया, पानी की योजनाएं बह गई, सब जगह से चुनौतियां हमारे सामने आई। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस प्रदेश को हुआ। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से मुझे फोन आने लगे कि हमारे रिश्तेदार घूमने गए थे मनाली कुल्लू में, उनका पता कीजिए, क्योंकि मोबाइल कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे, 15,000 बाहर से पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई थी। मैं खुद 3 दिन सड़कों पर उतरकर उन मेहमानों को घर तक पहुंचाया। कहीं से भी अराजकता का माहौल नहीं आया कि किसने लूटपाट की है, और इस बात की प्रशंसा हमारी गवर्नमेंट ने भी की थी, योग ने। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी की। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा ही थी, दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने इन सब पर चुनौतियों का सामना किया। और सड़कें टूट गई, बच्चों के स्कूल बंद हो गए। हम दिन रात मेहनत करते रहे, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को ड्यूटी लगाई गई कि आप पानी की पूरी योजना देखिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सभी मंत्री रात के 12-12 बजे तक इस चुनौती का सामना करते रहे और चुनौती को हमने कोई लड़ाई की तरह नहीं लड़ा, पूरे साजो सामान के साथ युद्ध की तरह लड़ा। और 48 घंटे में ये पहली बार हुआ होगा कि जिन क्षेत्रों में पानी पीने की योजनाएं लागी थी, 48 घंटे में हमने उन योजनाओं को सुचारू रूप से शुरू किया। ये सरकार की दृढ़ शक्ति थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनके साथी विधायक बार बार ये कहते रहे कि विधानसभा का सेशन बनाइए। हमने कहा हम विधानसभा का सेशन जरूर बनाएंगे, लेकिन इस आपदा के समय हमें उन परिवारों के साथ खड़ा होने की जरूरत है जो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। इस आपदा ने उनके घर बार को बहा ले गया। आप थोड़ा हमें समय दीजिए। वो चीखते रहे। मैंने कहा 4000 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। ना उनके पास खाने के बर्तन रहे हैं, ना सोने के लिए पलंग रहा है। अभी हमें इन लोगों की मदद करनी है। जहां भी मैं हिमाचल प्रदेश में गया, जिस क्षेत्र में भी गया, हमारी माताएं बहनें रोने लगी। उनका दर्द हमने देखा, उनकी पीड़ा को समझा। मैं जानता हूं बड़ी मुश्किल से मैं हिमाचल प्रदेश में एक आम परिवार एक बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर घर बनाता है। जिसने पाई जोड़कर घर बनाया हो और एक रात में उसे ये महसूस भी ना हुआ हो कि अगली रात जो घर उसने पैसे जोड़कर बनाया वो पानी में बह जाएगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतागिरी करते रहे और हमने उसी समय पर मैंने ये मन में सोचा कि इन घरों को हम बसाएंगे। और घर बनाने के समय जब घरों को बसाने की बात आई, केंद्र सरकार का कानून हमारे सामने आ गया, पिछली राज्य सरकार का कानून हमारे सामने आया कि हम तो सिर्फ जिसका घर टूट गया है, पानी में पूरा घर बह गया है, पलंग से लेकर बिस्तर से लेकर सारे बर्तन तक बह गया है, उसको सिर्फ हम 1.5 लाख रुपया देंगे। मेरी रात के 12 बजे तक बैठक हुई। मैंने कहा मैं इन कानूनों को बदलने के लिए तैयार हूं। 1.5 लाख में किसी के घर का, हमारी घर भाषा में बोलते गोरनी नहीं बनती, वाशरूम नहीं बनता। अधिकारी बोले इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। मैंने बोला उस कानून को बदल डालिए जहां आम परिवार का व्यक्ति जिसने पाई जोड़कर घर बनाया होता है उसको घर को नहीं बसा सके, तो ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं। हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और 1.5 लाख रुपए से वो सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दी। ये सरकार की प्रतिबद्धता होती है। 7 लाख करने के बाद मैंने कहा कि उन्हें 280 रुपए के हिसाब से जो सरकारी दर पर सीमेंट मिलता है वो एसडीएम के पास एप्लीकेशन देंगे, उनको हम 280 रुपए के हिसाब से सरकारी सीमेंट देंगे, पानी का कनेक्शन मुफ्त देंगे, बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे। हमारा दायित्व उन परिवारों को बसाने का है जो इस आपदा में अपना सब कुछ खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय राजनीति करते रहे। विधानसभा सेशन हुआ, 3 दिन तक आपदा पर चर्चा हुई, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े वादे किए गए। हमने कहा इस आपदा की चर्चा पर आप आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होइए, इस पर मत डालिए। वो मत डालने से मुकर गए और संकल्प जो हम लाए थे उसमें आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होने से उन्होंने इनकार कर दिया। अभी हम इस बात से उबर ही रहे थे। हमने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए हमारे साथ चलिए। वो उन्होंने हमारा साथ देने से भी इनकार कर दिया।
वो राजनीति करते थे, लेकिन हमने अपने संसाधनों से अपने बजट में कटौती करके 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज आप लोगों को लिए दिया। हमने कहा हर सड़क को जोड़ा जाएगा, हर पीने की पानी की योजना को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिस घर से बिजली चली गई है उस घर में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, और हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज दिया। उसके बाद मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, मैंने अपनी बात को रखा और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के तीनों संसद सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप, जब प्रदेश पर आपदा आई तो आप उन सांसद सदस्यों से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आप अपने गृह मंत्री से मिले कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही हुई है, हिमाचल के लोगों को गुजरात के भुज की तरह और उत्तराखंड की तरह आप एक स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। कोई नहीं मिला, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। जब चुनाव आएंगे तो तरह तरह के मुद्दे उठाकर आपके बीच में आएंगे। आपको ये सवाल पूछना है उनसे कि इस इतिहास की आपदा में आप कहां थे, कहां लुप्त हो गए थे, कहां एक भी मुझे आप दिखा दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है कि गृह मंत्री से अनुरोध कर रहे हो कि कम से कम हमें इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज तो दीजिए, नहीं दिया। फिर भी हमने संघर्ष किया और आज हम उस संघर्ष को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यही नहीं, जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार ये होता है कि सचिवालय में सभी अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। ये परंपराएं हैं, हमने उस परंपरा को तोड़ा। मैं बालिका आश्रम गया, उन बच्चों से मिला जिन्होंने अपनी माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, छोटे छोटे बच्चे, कई तो 1 साल के बच्चे उस अनाथ आश्रम में पढ़ रहे थे। फिर मैंने जो 5 साल के बच्चे उनसे बात की, 8 साल के बच्चों से बात की, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से बात की। कहा कि 12वीं क्लास के बाद हमको घर भेज दिया जाता है, हमारे पास पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है और हम अपने गांव के किसी रिश्तेदार की दया पर निर्भर हो जाते हैं। उस बच्चे की बात को मेरे मन में पहुंची, इन बच्चों का कसूर क्या है, इनके माता पिता खो गए और ये दया पर निर्भर क्यों रहे। और मैंने उसी समय एक योजना बनाने की सोची और मैंने एक ऐसी योजना इन बच्चों के लिए लाई कि जो बच्चा अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, उसका 27 साल की उम्र तक सरकार खर्चा उठाएगी। और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जो बच्चों की 18 साल के बाद भी 27 साल तक पूरी शिक्षा का खर्च, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, उस डॉक्टर की पढ़ाई साल की 1 लाख रुपया है, उस पढ़ाई का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। हॉस्टल में रहने का 50,000 रुपया है, उसके 50,000 रुपये का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। यही नहीं, उन बच्चों के माता पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह हम अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए पॉकेट मनी देते हैं, 1000 रुपया 2000 रुपया देते हैं, हमने कहा इनको दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने 4000 रुपये हर महीने पॉकेट मनी का इंतजाम बच्चों के लिए किया। ये हमारी जिम्मेवारी थी। वो बच्चे मेरे पास कोई मांग लेकर नहीं आए, वो बच्चे मेरे पास कोई उम्मीद लेकर आए कि ये कहीं ना कुछ करेगा। और आज 10 महीने बाद जब वो योजना धरातल पर आई, आज मैं बेटी से जिससे बात कर रहा था, उसने मेरे दिमाग में एक और बात लाई है, मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं। ये वो बच्चे हैं जो भविष्य में पढ़कर इस समाज की सेवा करेंगे। यही नहीं, मैंने उन गरीब माँ बाप के बच्चे जो पढ़े लिखे होते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनने के पैसे उनके पास नहीं थे क्योंकि फीस बहुत महंगी थी, हमने उनके लिए
1% ब्याज की दर से 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है ये सरकार की है। यानी कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कॉलेज में पढ़ना चाहता है, आर्ट्स में करना चाहता है, बीकॉम करना चाहता है, मेडिकल नॉन मेडिकल करना चाहता है, पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, ITI करना चाहता है। अगर कोई बच्चा गरीब है, गरीब माँ बाप के बच्चों को बैंक से 1% ब्याज के हिसाब से 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ये योजनाएं इस समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाई गई है। ये सरकार की कटिबद्धता ही है। धीरे धीरे हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। इस सभागार में बैठे जितने भी लोग हैं, ये मत सोचिए कि सरकार पर कर्ज है, वो कर्ज आप पर भी है, आप पर भी है। 1,02,000 रुपए का कर्ज हमारी 75 लाख की जो जनसंख्या उन सब व्यक्तियों पर चढ़ा हुआ है। और अगर हम कर्ज लेते जाएंगे, एक दिन ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमें आने वाले समय में 6-6 महीने तक हम किसी को पे नहीं दे सकते। हमारी सरकार ने उस तरफ भी फैसला किया और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल में जो भ्रष्टाचार के दरवाजे थे, हमने उनको बंद करने की कोशिश की। और जो शराब के ठेकों की नीलामी हुई, जिसमें 20% बढ़ाकर आगे दे दिया जाता था, हमने 1 साल के उस नीलामी से 840 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आए हैं। हम समाज में उस अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए आए हैं जो समाज में इस विकास की गति से अछूता रह चुका है। हम किसानों की समृद्धि के लिए आगे आए हैं। 90% हमारे लोग गांव में रहते हैं, 90% से भी ज्यादा का। शहर में बहुत कम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में शहरों जैसी सुविधा है। और मैं उन फौजी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी मेहनत से जो हिमाचल में पहले फौजी जाते थे, उन्होंने पढ़ाई की, आज वो टीचर बने, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के जो निचले क्षेत्र के लोग थे, वो फौज में जाकर देश की सेवा करते थे। 21 में से 4 परमवीर चक्र हिमाचल के लोगों ने जीते। और एक ऐसी भर्ती योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाएगी, अग्निवीर भर्ती योजना लाएगी, जो बेचारे युवा अगर भर्ती हो गए तो 100 में से 25 युवा अगर उस मेरिट के आधार पर हो गए तो सेना उसे रखेगी, नहीं तो घर भेज देगी। यानी कि 25 साल में और रिटायरमेंट होकर घर आ जाएगा। इन युवाओं के लिए भी फौज में दरवाजे बंद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सरकार में जो साधन है उसमें रोजगार के अवसर पैदा हो। इसी कड़ी में हमने इस साल 21,000 पदों का भरने का निश्चय किया है, जिसमें TGT आर्ट्स, लेक्चरर्स, शास्त्री, JBT उनकी भर्ती शुरू हो चुकी है। 10,000 के करीब पैराफीटर, टॉप ऑपरेटर की भर्ती होने जा रही है। 1231 की पुलिस की भर्ती होने जा रही है। लेकिन सरकार में एक निश्चित सीमा तक हम रोजगार दे सकते हैं। और कैसे रोजगार बढ़े, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज मैं अगर सरकार गांव के द्वारा आपके पास आया हूं, तो मैं अपनी इस योजनाओं के द्वारा और आपसे कुछ सीखकर आने वाले जो बजट में है उसमें कुछ नई योजनाओं को हम लागू कर सके। हम लोग निश्चित तौर से गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। आपको एक चीज और जानकर ये हैरानी होगी कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये पिछली सरकार की देन है, ये पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, जिसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो दूसरी क्लास की किताब ही नहीं पढ़ सकता। 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। हमने वहां भी सुधार के लिए कदम उठाए। ठीक है,
कुछ लोगों को हमारे कदम पसंद आए, कुछ लोगों को हमारे कदम पसंद ना आए, लेकिन शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और हमने कहा कि अगले साल से जो 2 महीने बाद आपका एकेडमिक सेशन शुरू होगा, हम अपने गांव के स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, मैं खुद आर्ट स्कूल से पढ़ा हूं, मैं जानता हूं कि कहां कमियां हैं। इसलिए हमने उनको पहली कक्षा से इंग्लिश में पढ़ाई स्टार्ट करने का फैसला किया। पूरे प्रदेश में क्लस्टर सिस्टम को लागू किया गया और बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमने कहा कि टीचरों को यह अधिकार देना पड़ेगा कि वो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होने के ना कारण कोई मेरिटोरियस बच्चा 1 घंटे के लिए पढ़ाने उनको आ सकता है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। ड्रेस कौन सी होनी चाहिए, यह स्कूल के प्रिंसिपल पर ही छोड़ दिया गया। और कैसे स्कूल की शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किया जाए, इस दृष्टि से आने वाले 10 साल के लिए हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लेकर आए हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने आप में ये आत्मविश्वास फील करे और जब पढ़कर जाए तो उसको वो सब चुनौतियों का सामना करने में सामर्थ हो। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव कर रहे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में हम बदलाव करना जा रहे हैं। 40 साल से एक व्यवस्था चली हुई है, ये सरकार आई, वो सरकार आई, 5 साल बाद इसको बदल दिया, 5 साल बाद उसको चुन लिया। हम उस चीज पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ आज के लिए विश्वास करते हैं कि आज हमें गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। हम उस दर्द को जानते हैं जो आपके मन में है, हम उस पीड़ा को जानते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अच्छी रोजगार प्राप्त करे। उस दर्द को हम जानते हैं। वो सारी चीजें हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका समय चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और अगले 2032 तक आप याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा, अमीर राज्य होगा। हमारी सरकार से कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ई टैक्सी के द्वारा हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। हम आपके खेत में सोलर परियोजना लाकर आपके हाथ में पैसा देना चाहते हैं। 6 कनाल जगह जो देगा, 10% जो सिक्योरिटी देगा, उसके लिए हम 20,000 रुपए की एक योजना पर मंथ के हिसाब से ला रहे हैं। अब किसानों को दूध का उचित मूल्य मिले। हमने पहली बार जो सरकारी क्षेत्र में दूध खरीदा करते थे, 32 रुपए लीटर खरीदा करते थे, मैंने पहली बार इसी साल 6 रुपए इसमें सीधे बढ़ाया। आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया, उसको 38 रुपए किया। और आने वाले समय में किसान के हाथ में सीधा पैसा को पहुंचे, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपके क्षेत्र के विधायक चैतन्य शर्मा जी विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, हर पॉइंट पर बोलते हैं। आपने एक ऐसा विधायक चुनकर भेजा जो युवा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, भावनात्मक है, आपकी बात को सुनता है, आपके दर्द को समझता है। अक्सर आकर मेरे साथ लड़ा करता है, मीठे से भी बोलता है और गुस्से से भी बोलता है, और अपने लॉजिक देकर कन्विंस भी करता है। ऐसे विधायक बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम उम्र में मिलते हैं, इन्हें खोना नहीं आता। कई बार युवा साथी होते हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो अपने आप बुजुर्गों के लिए तो बच्चे समान है, युवाओं के लिए भाई समान है, बहनों के लिए भाई समान है। और एक पढ़ा लिखा और जिसके मन में आपके प्रति प्यार हो, ऐसे विधायक बहुत कम होते हैं, तो इसे आपने खोना नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी मेरे साथ गाड़ी में बैठकर खाना खाते हुए गाड़ी में यहाँ तक पहुंचते हुए एक ही बात कर रहा था कि सर मेरी कुछ मांगे है, इसको पूरा कर देना। मैंने कहा भाई आप बजट में भी देखते हैं कि कहां से पैसा आएगा, लेकिन फिर भी इनकी बुद्धिमत्ता थी कि मुझे कुछ मांगो, मैं इन्होंने कन्विंस करवा। इन्होंने कहा
कि मेरे यहाँ गगरेट में कॉलेज खोलना चाहिए। जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी गगरेट में कॉलेज खोल दिया जाएगा। और हमें आपको वादा है कि ये जल्दी से जल्दी जमीन का प्रबंध करें। और ये भी बात सही है कि डीएसपी ऑफिस की यहाँ जरूरत है, क्योंकि पंजाब के साथ लगता बॉर्डर है। नशे के जो तस्कर है वो ज्यादा खुला घुल सकते हैं। तो यहाँ मैं डीएसपी ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूँ। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल दौलतपुर चौक को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने कहा है। सीएससी को अपग्रेड करने की बात की है, उसको भी मैं अपग्रेड करने की घोषणा करता हूँ। एक पीएससी ऑफ लैंड में इन्होंने कहा है कि ब्लड बैंक का एमसीएच का हॉस्पिटल की जरूरत है, तो उसके लिए ये पूरी रिपोर्ट बनाकर मुझे देंगे। उसके आधार पर मैं इसको आगे इस पर कार्रवाई कर लूंगा। एक इन्होंने पुल का बोला है, वो तो हमने अभी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं दी, लेकिन मैंने आज शिलान्यास कर दिया है, क्योंकि मैंने पूरी रात मेरे फोन करके सुबह फोन करके कहा कि स्कूल को तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उस स्कूल का भी हमने वो कर दिया। और एक स्टेडियम की बात की, स्टेडियम का पूरा एस्टीमेट बनाया जाएगा। और इसके लिए जब स्टेडियम का एस्टीमेट बन जाएगा, मैं अभी इनिशियल तौर पर इसमें 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और उसके बाद और भी इसमें जो भी होगा उसको हम करेंगे। इसके अलावा ये बोलते भी अच्छा है और युवा भी है, तो जो और छोटी मांगे वो तो आगे करवाई लेंगे। नहीं तो ऐसा ना होना कि एक ही बार में मैं सब कुछ करता हूँ और बोलते कि अब अगली बार आने की जरूरत ही नहीं। अगली बार भी तो आना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर आए। हमने जो यहाँ रेवेन्यू के केसेस थे, पार्टीशन के 1107 केसेस को हमने ऊना जिला में पूरा किया है। म्यूटेशन के 3713 केसेस थे, उनको म्यूटेशन का हमने 3713 केसेस का म्यूटेशन किया है। आपदा में 55 घर यहाँ पूरी तरह डैमेज हो गए थे, पूरी डैमेज हाउस थे। पार्शली डैमेज हाउस थे 298, उनको भी हमने 4 करोड़ 10 लाख रुपए का रिलीफ दिया है। और जो हमारे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चे हैं, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत ऊना जिला में 238 ऑर्फन बच्चे थे, जिनको हमने अभी तक 25,18,000 रुपया मनी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट की है। और जो ये सेक्रेटेरिएट का हमने शिलान्यास किया, उस पर 19 करोड़ रुपया खर्च आएगा। जोड़ समरानी बीच 11.28 करोड़ रुपया आएगा। और कुनैन थर्ड बीच 2 करोड़ 49 लाख आएगा। एथनॉल प्लांट की अभी हमारी उनके साथ बातचीत हुई है और 175 करोड़ रुपया उस पर खर्च आने की संभावना है, जिस पर हमारी सरकार और एचपीसीएल के लोगों के बीच बात चल रही है और समझौता होने की संभावना है। युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, इस क्षेत्र के विकास में नए पर भी लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी व्यक्ति अपनी जो शिकायत है, अपना जो दुख है, वो मुझे बता सकता है, पर अपने एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर जरूर रखें, क्योंकि जब हमारे पास सचिवालय जाती है तो कई चीजें आपसे पूछनी होती है और आपके इन सब समस्याओं का हमारी सरकार जितना भी होगा उसको करने के लिए कृत संकल्प है। आपने हमारी बात सुनी, यही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।